सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स बराबर होगा 12 इंटू 12, ठीक है। तो आउटर का गुना बराबर होगा मिडिल का गुना। तो देखिए 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी x का मान कितना निकला। तो x का मान यहाँ से निकल गया 16। अब यहाँ से आपको निकालना है 2x प्लस वाई। x का मान निकल गया 16 और y का मान निकालिए। तो आउटर का गुना 28 इंटू वाई बराबर होगा मिडिल का गुना। तो देखिए 7 7 फिर देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये कट जाएगा 21 दूनी 42। वाई का मान जो है निकल गया आपको 63, ठीक है। तो यहाँ से 2x प्लस वाई यानी कितना होगा, तो 2 इंटू 16 32 और 63। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, यानी 95 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पता है यहाँ पे a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z, ठीक है, और b स्क्वायर बराबर ac है। तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या लिख सकते हैं, b के पावर y बाई एक्स, ठीक है। a बराबर b के पावर y बाई एक्स, ठीक है। और c बराबर क्या लिख सकते हैं, तो c बराबर हो जाएगा b के पावर y बाई z, ठीक है। चूँकि a के पावर x बराबर है b के पावर y, तो a बराबर होगा b के पावर y बाई एक्स। और चूँकि c के पावर z बराबर है b के पावर y, तो c बराबर होगा b के पावर y बाई z। अब b स्क्वायर बराबर क्या दिया है, ac, ठीक है। b स्क्वायर बराबर है ac, तो यहाँ पे b स्क्वायर बराबर a के जगह b के पावर y बाई एक्स और c के जगह हो जाएगा आपको b के पावर y बाई z, ठीक, y बाई z। तो ये हो जाएगा b के पावर में y बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड, ठीक है। b के पावर क्या हो जाएगा, तो y। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यदि यहाँ से आप कॉमन करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो क्या होने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा b के पावर, ठीक है, b के पावर 2 यानी b स्क्वायर बराबर होगा b के पावर वाई जेड प्लस एक्स वाई बट्टा में हो जाएगा जेड एक्स, ठीक है। बट्टा में क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। अब यदि ध्यान दें तो b के पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी देखिए बेस सेम है तो पावर सेम कर दीजिए। तो 2 बराबर वाई जेड प्लस एक्स वाई बाई जेड एक्स, या फिर y इंटू जेड प्लस एक्स बराबर होगा 2zx, ठीक है। 2zx, तो y बराबर होगा 2zx बाई जेड प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। पता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, तो देखिए, तो चूँकि 1 मिनट में, ठीक है, चूँकि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, 30 डिग्री, ठीक। तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 7 2 जा 14 और ये कट जाएगा 12 से, ये 2 छक्के, ठीक है। फिर 11 दूनी 22, 2 तिया 6, यानी कितना निकल गया, 451/3, ठीक है। तो 154/3, ऑप्शन नंबर ए। फिर कहता है कि रेखा इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात करें। तो देखिए y बराबर हो जाएगा -√3x प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ से स्लोप निकल गया m1 कितना, -√3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ पे y बराबर, तो √3 या फिर y बराबर हो जाएगा आपको -x प्लस 1 बाई √3, यहाँ भी √3। तो यहाँ से m2 कितना निकल जाएगा, -1/√3, m2 निकल जाएगा -1/√3। अब देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 बट्टा 1 प्लस m1
m2 का मॉड, ठीक है। तो इस पर रख दीजिए, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा -√3 प्लस 1/√3 बटा 1 - √3, ठीक है। 1 प्लस -√3 और इंटू में 1/-1/√3, ठीक है। माइनस, तो यहाँ से क्या होने वाला है, जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 टेन थीटा बराबर 1/√3, यानी कितना, टेन थीटा का मान 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहता है कि एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है कहता है कि बीच का कोण, तो दो रेखाओं के बीच का कोण जो है 30 है, यानी तो कितना हो सकता है 180 माइनस 30, यानी 150 भी हो सकता है। तो ये भी होगा, ये भी होगा, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, और कहता है कि एक मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। तो देखिए 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, अगर मान लेते हैं इस जो है शांत जल में बोट की चाल x और धारा की चाल y, तो ये हो जाएगा प्लस 28 धारा के अनुकूल x प्लस y, इसको लगता है 7 घंटे, ठीक है। फिर कहता है कि धारा के प्रतिकूल 21, तो 21 बटा x माइनस वाई, और वह धारा के प्रतिकूल जो है इतना किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आता है, यानी प्लस x 21 बटा x प्लस वाई बराबर कितना है 5, ठीक है। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है x का मान निकल जाएगा 10 और y का मान, x का मान 10, तो शांत जल में बोट की चाल कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर सी। द सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य 2 और सबसे छोटी भाज्य है 4, इसका गुणनफल कितना होगा 8, सी ऑप्शन। कहता है कि tan a बराबर cot b, ठीक है। tan a बराबर cot b है, इसका मतलब है कि a प्लस बी क्या होगा 90 होगा, ठीक है। a प्लस बी क्या होगा 90, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 0.3x, ठीक है। 0.3x, यानी तो ऐसा कीजिए 0.37x माइनस 0.3x बराबर होगा -0.3 प्लस 0. देखिए, तो -0.37 प्लस में 0.3, ठीक है, यानी x का मान यहाँ से -1 निकल जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है कि मार्च 2024 में किसे नए जो है चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा टी ऑप्शन। तो देखिए मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए हैं। सुखवीर संधू को नया चुनाव, ठीक है, सुखवीर सिंह सिंधु, ठीक है, ये जो है अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपको 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार, ठीक है। वर्तमान में भारत के मुख्य जो है चुनाव आयुक्त है आपको ज्ञानेश कुमार, और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन हैं। नेक्स्ट कहता है कि नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर घर और मानव के रहने योग्य कॉलोनियों बनाने की योजना बनाई है, तो बी ऑप्शन 2040। तो पता कि नासा ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर घर और मानव के रहने योग्य कॉलोनियों बनाने की योजना बनाई है। आर्टेमिस कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लूनर होम स्टेट परियोजना है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति और वैज्ञानिक प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है रहने योग्य संरचनाओं की वास्तुकला विकसित करना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद की सतह पर लूनर नोड फर्स्ट नामक एक लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है। नासा द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट है कि वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 41 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, ब्रिक्स संगठन में सदस्य देश के रूप में क्रमशः ब्राज़ील, रूस, ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। ठीक है, ब्रिक्स का तात्पर्य बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका है। 2006 में जो है ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर जो है ब्रिक्स समूह बनाया। ठीक है, 2006 में। और 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। 2024 में 5 नए देश जो है ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है 2024 में। ठीक है, उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह ब्रिक्स अब 10 देशों का संगठन बन गया है। फिर है कि किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? तो बी ऑप्शन, राजस्थान। तो राजस्थान राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी माना जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है तथा संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो बी, भोपाल। तो संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर भोपाल बन गया है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर को भारत का पहला AICTE बनाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में पाँचवां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीऊ द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह होगा ए, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चा तीऊ द्वीप तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। कच्चा तीऊ द्वीप भारत के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चा तीऊ द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलडमरू मध्य में एक निर्जन जो अपतटीय द्वीप है। चेराव और दीवार द्वीप गोवा में मांडोवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए भारत रत्न 2024 से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 5वां चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में चौधरी सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2024 में भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया है। तथा 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो किस देश में आयोजित किया गया? बी, भारत। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है एक महत्वपूर्ण वैश्विक जो है आयोजन है जो कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञ, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। 2024 में इस सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? बी, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान नेता थे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण में किए। गांधी जी सर्वप्रथम उपवास अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मालिकों के विरुद्ध जो 1918 में किए थे। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों का नेतृत्व किया और गांधी जी से मिलने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गए। उन्होंने जो है अंग्रेज नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, जिसके पश्चात गांधी जी अप्रैल 1917 को मोतिहारी पूर्वी चंपारण पहुंचे। पता कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरेजी आंदोलन का प्रारंभ हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल में किया गया था।
ए ऑप्शन। फिर कहता कि इसके प्रचार प्रसार में शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन दादू मियाँ का प्रमुख योगदान था। फरेजी आंदोलनकारी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। यह आंदोलन अंग्रेज को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों को बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। सन्यासी विद्रोह केना सरकार और बिरजी नारायण द्वारा चलाया गया था। फकीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और चिराग अली था। चेरो का विद्रोह भूषण सिंह के नेतृत्व में किया गया। भील विद्रोह सेवा राम के नेतृत्व में हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था ए ऑप्शन, यानी अकाल की छाया। 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण जो है अकाल की छाया था। कि दक्कन क्षेत्र में 1875 से 79 के बीच भारी अकाल हुआ। दक्कन विद्रोह का कारणों में ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व की दर, अकाल आना आदि। दक्कन दंगे का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया है। दक्कन उपद्रव आयोग की सिफारिश पर दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 में पारित किया गया। दक्कन क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर की दरें अधिक होने के कारण किसानों का ऋण बोझ बढ़ गया। वर्ष 1860 के दौरान ब्रिटेन में भारतीय कपास की मांग बढ़ने पर साहूकारों ने रैयतों को अधिक ऋण दिया, किंतु कुछ वर्षों के पश्चात कपास की मांग में कमी हो गई। परिणामस्वरूप किसान जो है ऋण त्रस्त के जाल में फंस गए। तथा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, यानी ये ऑप्शन। फिर कहता कि इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन के भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से MA और जो है वार एट लॉ की उपाधि मिली। 1905 में लॉर्ड कर्जन की नीतियों के विरुद्ध इंग्लैंड में ही वर्मा ने मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला, जिन्हें जेनेवा से भी प्रकाशित किया गया। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के सूत्रधार थे। तारकनाथ दास गद्दार पार्टी का सक्रिय सदस्य थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। नेक्स्ट तथा भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? सी ऑप्शन, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने की थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई की स्थापना 1859 में हुई थी। कपास एक नकदी फसल है, यह मालवेसी कुल का सदस्य है। फिर कपास की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इसके बिनौले से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। कपास की संकर प्रजाति का विकास करके उसे वाणिज्यिक ढंग से उगाने वाला एकमात्र देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में पैदा किया जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर विलियम टेलर था। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लॉयल ने इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन अपने सैनिकों के साथ मारा गया। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किया। अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, 16 को मृत्युदंड दिया गया। फिर कहता है विलियम टेलर ने 3 प्रतिष्ठित मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और वाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। 1857 के विद्रोह के दौरान मुंगेर का क्षेत्र अप्रभावित रहा था, जबकि इस विद्रोह का केंद्र आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर थे। 1857 का विद्रोह एवं ब्रिटिश दमनकर्ता दिल्ली में जॉन निकोलस हडसन, कानपुर में कैंपबेल, गढ़मंडला जबलपुर में कमांडर क्लार्क, झांसी ग्वालियर में जनरल ह्यूरोज। नेक्स्ट है कि तीनों गोल में सम्मेलनों में किसने भाग लिया?
तो B.R. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के जो मध्य लंदन में किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय 1926-31 में था के मध्य गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उस समय भारत सचिव सैमुअल होर था और प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था। अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। अतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की है। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन जो है गया के तेनई नामक गांव में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ है। इसमें सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था। देशबंधु ने अपने जो है अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। फिर है कि काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न को लेकर बहिष्कार के निर्णय से क्षुब्ध होकर जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। गांधी जी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में प्रथम और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन 1940 के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और लगातार 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। चित्तरंजन दास 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उस समय C.R. दास जेल में थे। अतः सम्मेलन के प्रतिनिधि हकीम अजमल खां के अध्यक्षता में की गई। काली मिट्टी के लिए किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है? डी ऑप्शन। तो काली मिट्टी के लिए रेगूर और काली कपास वाली मिट्टी शब्दावली का प्रयोग होता है। इस मृदा का निर्माण दरारी लेदन से निकलने वाला पदार्थ बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकसित महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगूर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को उष्ण कटिबंधीय चोरनोजम व ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस मृदा को जो है केरल मिट्टी की संज्ञा दी गई। काली मृदा जो है मृदमय, गहरी और अपारगम होने के कारण जो है गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा शुष्क होने पर इसमें बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। ठीक है, जिससे कि प्रतीत होता है कि उनकी स्वतः जुताई हो गई है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। काली मिट्टी काला रंग ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहा के ट्राइटिनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक काली मिट्टी बहुत जल्दी चिपचिपा हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदानों किसमें सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य गंगा मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान जो विश्व की विशालतम और सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में एक है। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को ग्रेट प्लेन भी कहा जाता है। यह मैदान जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान उत्तराखंड से हरिद्वार में गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश से प्रारंभ होती है। निचला गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ मैदान है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। नवीन उपजाऊ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी अपेक्षाकृत खादर मिट्टी से कम उपजाऊ मिट्टी है। उत्तर भारत के प्रादेशिक विभाजन को 4 भागों में बांटा जा सकता है: भावर, तराई, बांगर और खादी।
कहता है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। फिर है कि यहाँ पर कई जो है छोटे घास के मैदान एवं छोटे रेतीले पहाड़ एवं लवणीय झील पाई जाती है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है। थार मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। हालांकि सागरों में किसमें जो औसत लवणता सर्वाधिक है, तो ये है मृत सागर। तो देखिए सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। मृत सागर की लवणता 240% है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता वोन झील तुर्की में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर मृत सागर तथा तीसरे स्थान पर ग्रेट साल्ट लेक की लवणता है। और वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता जो है ये वोन झील तुर्की में है। फिर है कि मृत सागर जॉर्डन के पूर्व में तथा इजराइल और फिलिस्तीन के जो है पश्चिम में स्थित है। इसकी लवणता कठोर वातावरण का निर्माण करती है, जिसके कारण पौधे और जंतु यहाँ जो है विकास नहीं हो सकते। फिर है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो ये है ईरान। तो देखिए ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में केसर का सर्वाधिक उत्पादन ईरान करता है। ईरान के बाद स्पेन का स्थान आता है। केसर का वानस्पतिक नाम जो क्रोकस सेटाइवस है। ठीक है, यह जो है इरिडे से कुल वनस्पति है। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप में है। भारत में केसर की कृषि जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ तथा पाम्पोर के निर्मित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो बी ऑप्शन ए वेगनर। तो देखिए महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत में महाद्वीपीय पृष्ठ की उत्पत्ति के समय एक बृहत महाद्वीप जो है पेंजिया का निर्माण हुआ है। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग पैंथालसा था। पेंजिया के मध्य में एक उथला एक संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। यह कि कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में जुड़े हैं। कार्बोनिफेरस युग के पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में प्रारंभ हुआ है। अंगारा अथवा लॉरेंसिया में से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ है, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो यह है शनि। तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें स्थान पर ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर बलियों का पाया जाना इसकी एक प्रमुख विशेषता है। शनि का ऊपरी वायुमंडलीय पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। लगभग प्रत्येक 14.7 वर्ष में एक खगोलीय घटना में यानी शनि ग्रह छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं, जिसे रिंग क्रॉसिंग की घटना कहते हैं। शनि ग्रह सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है। फिर यह टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। कदा सारगासो सागर का हिस्सा है, वो देखिए सी ऑप्शन यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। इस सागर का नाम जो समुद्री शैवाल के एक वनस्पति के नाम पर रखा गया। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय गल्फ स्ट्रीम तथा जो है कनारी धारा जल का प्रति चक्रवातीय प्रवाह का क्रम निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जो है जल पाया जाता है। अतः यहाँ पर सरगासो घास की अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग का सरगासो सागर कहा जाता है। सरगासो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। इसका मुख्य कारण जो है उच्च तापमान तथा अत्यधिक वाष्पीकरण है। इसे महासागरीय मरुभूमि के रूप में जो है संबोधित किया जाता है। पुर्तगाली भाषा में सारगासम इस घास को कहते हैं। सरगैसम जो है जड़ विहीन घास है। कनारी की ठंडी जलधारा सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कार्यक्रम से। फिर कहता है किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता, सी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता।
जिसमें डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। यह विद्युत धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है, तो इसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र में कुल परिमाण शून्य होता है। अदिश धारा परिमाण समय के साथ नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कि आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती है? तो 64 का होगा बी, परमाणु त्रिज्या। तो आवर्त सारणी 1 और 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए गुण और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता घटती है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, परमाणु का आकार घटता है। 65 है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो सी ऑप्शन, यानी एलील आइसोथायोसाइनेट। तो सरसों के तेल का तीखापन जो है एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण। मूली में तीखापन होता है आइसोथायोसाइनेट। लहसुन में गंध एलिसीन। मिर्च में चरचराहट होता है कैप्सिसिन। आलू का हरा रंग सोलेनिन और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि जब एक दूसरे के समानांतर और आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सी ऑप्शन, आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। ठीक है, तो एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक हो वह वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य आसमानी रंग से ज़्यादा है, इसलिए नारंगी रंग कम और आसमानी रंग ज़्यादा झुकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा सूत्र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? ई ऑप्शन। तो देखिए सभी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। C2H4 असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध और अथवा त्रिबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन या ओलिफिन और दूसरा होता है एसिटिलीन या एल्काइन। ठीक है, तो जैसे CnH2n, C2H4, CnH2n-2, C2H2। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? 68 का होगा ए, कोशिका द्रव में। तो कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट के विखंडन में की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। जीव द्रव का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव 3 भागों में बांटा गया है। एक्टोप्लास्ट, यह महीन झिल्ली के रूप में होता है। इसके जीव द्रव्य कला प्लाज्मा कला, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, अथवा एक्टोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट, रिक्तिका या रसधानी के चारों एक पतली झिल्ली होती है, इसको रिक्तिका या टोनोप्लास्ट कहते हैं। फिर है कि मीसोप्लाज्म, तो इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग और निष्क्रिय पदार्थ जो है पाए जाते हैं। फिर कहता है उच्च कोशीय स्तरों में रसायनों के संचयन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बी, जैविक आवर्धन। तो उच्च कोशीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है। जैविक आवर्धन का कारण है कृषि, कार्बनिक संदूषक, औद्योगिक गतिविधियाँ, महासागर में खनन की। और जैव आवर्धन का प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, समुद्री जीवों के प्रजनन और विकास पर प्रभाव, प्रवाल भित्तियों का विनाश, खाद्य श्रृंखला का विघटन। हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन, आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चलकर जाना। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चलकर जाना। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय है पानी का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, खाद्य संसाधनों का संरक्षण, वन का संरक्षण, वस्तु का पुनर्चक्रण। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।